हेलो एवरीवन। मैं मुबारक हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ऐसी विषम परिस्थिति में आप बिल्कुल सुरक्षित होंगे, अपने और अपने परिवार के सेहत का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले यह बता दूं कि यह वीडियो हर किसी के लिए यूज़फुल, रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हर किसी के लिए उतना ही उचित और लाभदायक रहने वाला है ये वीडियो। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट, द स्टोरी ऑफ फेथ एंड ब्लड। अ डिस्प्यूट नॉट बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, कास्ट और रिलीजन, but a dispute based on claiming the same piece of land by three Abrahamic religions. Israel-Palestine conflict has been one of the most complex stories and one of the biggest geopolitical issues that existed in our lifetime. तो आज डिटेल में जानेंगे इस कन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्स स्टोरी को, जानेंगे इसका ओरिजिन, यरूशलेम आखिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लिए, इसराइल कैसे और कब से एग्जिस्टेंस में आया, हमास का अपराइजिंग कैसे हुआ, इसराइल और पैलेस्टाइन आखिर क्या चाहते हैं, 2021 में क्यों इतना वायलेंस हुआ इसराइल और गाज़ा में, और इस कन्फ्लिक्ट पे इंडिया का क्या स्टैंड है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको बस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये कन्फ्लिक्ट समझ में आएगा और आपको बहुत सी नई बातें जानने को मिलेंगी। तो इस जटिल और संवेदनशील विषय को एक सिंपल, इजी और सरल सामान्य भाषा में समझते हैं। बस आपको एकाग्र होकर सत्यनिष्ठापूर्वक संयम के साथ वीडियो को अंत तक देखना है। अ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस, सो स्ट्रेट अवे आज के इस प्रायोजित कार्यक्रम को करते हैं शुरू। इस कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सबसे पहले यह देख लेते हैं कि इजराइल आज कहाँ लोकेटेड है। यह है मिडिल ईस्ट का मैप। इजराइल जो कि मिडिल ईस्ट रीजन का एक हिस्सा है। इजराइल लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये जो कंट्री है ये है इजराइल। इजराइल के साउथ वेस्ट में है सिनाई पेनिनसुला और यहाँ है स्विस कैनाल। दिस इज़ योर रेड सी एंड दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर। इजराइल जिसका कैपिटल जेरूशलम है, लेकिन कई सारे कंट्रीज़ इसका कैपिटल जेरूशलम नहीं बल्कि तेल अवीव मानते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं, इजराइल का कोई भी वजूद नहीं था। 1948 से पहले आज इजराइल जहाँ पे है उस जगह को पैलेस्टाइन नाम से जाना जाता था या फ़िलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। इजराइल अपनी बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से, नॉर्थ में लेबनान एंड सीरिया से, ईस्ट और साउथ ईस्ट में जॉर्डन से, साउथ वेस्ट में इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला से। इजराइल के नॉर्थ में है गोलन हाइट्स, जिसे गोलन की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। गोलन हाइट्स सेपरेट करती है इजराइल और सीरिया को। यहाँ से बहती है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है वेस्ट बैंक, जिसे पहले सिस बैंक भी कहा जाता था, और जॉर्डन रिवर के ईस्ट में है जॉर्डन, जिसे पहले ट्रांस जॉर्डन कहा जाता था, यानी जॉर्डन क्रॉस करके। यहाँ है डेड सी यानी मृत सागर। इजराइल के सदर्न रीजन में है नेगेव डेजर्ट और साउथ वेस्ट में लोकेटेड है गाज़ा स्ट्रिप यानी गाज़ा पट्टी। इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट को अच्छे से समझने के लिए इस फैमिली ट्री को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है तीन अब्राहमिक रिलीजन, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। ज्यूज़, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस तीनों कॉमन पैट्रियार्क्स हैं। तीनों रिलीजन के फादर हैं अब्राहम। अब्राहम जिन्हें इब्राहिम भी कहा जाता है, इस्लाम के वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड प्रॉफिट रह चुके हैं प्रॉफिट अब्राहम। तो इब्राहिम के दो बेटे थे, इस्माइल, और इस्माइल के सौतेले भाई का नाम था इशाक, जिन्हें आइजक भी कहा जाता है या यूतजक भी कहा जाता है। इस्माइल के वंशज थे ईसा मसीह यानी जीसस क्रिस्ट, और उनको फॉलो करने वाले कहलाए क्रिश्चियंस। ईसा मसीह के ही वंशज थे प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। प्रॉफिट मोहम्मद के नेशंस में है मुस्लिम्स। फॉर एग्जांपल, आई एम ए मुस्लिम एंड आई बिलोंग टू द नेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। प्रॉफिट मोहम्मद इज़ द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर ऑफ इस्लाम। इस्माइल के सौतेले भाई जो थे इशाक, उनके बेटे का नाम था जेकब, उन्हें याकूब भी कहा जाता है, और उन्हें इज़राइल का टाइटल मिला था, इज़राइल नाम का टाइटल मिला था। जेकब के 12 बेटे थे जो 12 अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए थे। उन 12 बेटों में से सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम था यहूदा या जूडा। यहूदा के जितने भी डिसेंडेंट्स आज तक आए हैं उन सबको कहा जाता है यहूदी या ज्यूज़। यहूदी लोग जिस रिलीजन को, जिस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं उसे कहा जाता है जुडाइज़म
या यहूदावाद या यहूदी धर्म। जेकब के 12 बेटे और उनके जितने भी वंशज हैं उन सबको कहा जाता है इजरायली या इजराइलाइट या चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, और कुरान में इन्हें बनी इसराइल कहा गया है। समय बढ़ने के साथ साथ इन 12 ट्राइब का लीडरशिप मोजेस यानी मूसा ने किया, उसके बाद जोशुआ ने इनका लीडरशिप किया। फिर कई सारे राजा हैं जिनमें से फेमस एक राजा थे किंग डेविड, जिन्हें दाऊद भी कहा जाता है, और किंग डेविड के बेटे का नाम था किंग सोलोमन, जिन्हें सुलेमान भी कहा जाता है। इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ईसा, प्रॉफिट मोहम्मद, दाऊद, सुलेमान, ये सारे इस्लाम के प्रॉफिट रह चुके हैं। आज जो जगह इजराइल नाम से जाना जाता है उसको उस समय कनान नाम से भी जाना जाता था। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट कोई 5-10 साल पुराना नहीं है। इसकी जड़ तक जाने के लिए हमें लगभग 3500 साल पीछे जाना होगा। 957 बीसी में किंग सोलोमन ने फर्स्ट टेम्पल का निर्माण किया कनान में, यानी इजराइलाइट किंगडम में। लेकिन इस टेम्पल को बेबीलोनियन एम्पायर की आर्मी ने आके तोड़ दिया और जेरूशलम पे कब्जा कर लिया। फिर फर्स्ट टेम्पल के जगह पे सेकंड टेम्पल का निर्माण हुआ, लेकिन रोमन एम्पायर ने आके 70 एडी में सेकंड टेम्पल को तोड़ दिया और जेरूशलम पे कब्जा कर लिया और यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया। यहूदियों की धरती को हमेशा हमेशा के लिए वजूद से हटा देने के लिए रोमन एम्पायर ने उस जगह को पैलेस्टाइन नाम रखा, जिसे अरबी में फ़िलिस्तीन भी कहते हैं। जेरूशलम आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म में? यरूशलेम की ओल्ड सिटी में लोकेटेड है टेम्पल माउंट, जिसे अल हरम अल शरीफ भी कहते हैं। ये वही टेम्पल माउंट है जिसे किंग सोलोमन ने बनाया था। ये है टेम्पल माउंट का कैंपस, और इसी टेम्पल माउंट के अंदर है अल अक्सा मॉस्क, जो कि इस्लाम का 3rd होलीएस्ट साइट है। और यहीं पे है डोम ऑफ रॉक, जिसे कुब्बत अल सखरा भी कहते हैं। इसी टेम्पल माउंट के एक साइड के वॉल को कहते हैं वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल। ये वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल, इस वॉल पे जूस लोग जाके, यहूदी लोग जाके इससे चिपक के रोते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं। यहूदियों का मानना है कि टेम्पल माउंट के ज़मीन के नीचे से ली हुई मिट्टी से दुनिया के पहले इंसान आदम को बनाया गया था। और यहूदियों का ये भी मानना है कि टेम्पल माउंट जो आज जहाँ पे स्थित है वहीं पे फ्यूचर में इनका तीसरा टेम्पल का निर्माण किया जाएगा। दिस इज़ अल अक्सा मॉस्क, जिसे मस्जिदुल अक्सा भी कहते हैं, इस्लाम्स 3rd होलीएस्ट साइट, ओनली आफ्टर द ग्रैंड मॉस्क काबा एंड होली श्राइन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। जेरूशलम के ओल्ड सिटी में लोकेटेड है चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर। आज जहाँ पे ये चर्च लोकेटेड है, इसी जगह पे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, यहीं पे उनको दफनाया गया था और यहीं से उनका पुनर्जागरण होगा। इसीलिए ये चर्च इतना इम्पोर्टेंट है और जेरूशलम इतना इम्पोर्टेंट है क्रिश्चियनिटी में। इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट का आउटब्रेक हुआ 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज्म की बहार आ चुकी थी। इटली और जर्मनी जैसे कंट्रीज़ के यूनिफिकेशन के बाद अब कई छोटी कंट्रीज़ भी अपनी इंडिपेंडेंस और नेशनल आइडेंटिटी की डिमांड करने लगे थे। 19th सेंचुरी के एंड में ही जूइश लोगों को वापस अपने पूर्वजों की धरती पर बसाने के लिए और जूइश के लिए अपना अलग देश बनाने के लिए थियोडर हर्जल नामक व्यक्ति ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम है ज़ायनिस्ट मूवमेंट। 1897 में हुआ फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस स्विट्ज़रलैंड में। थियोडर हर्जल को फादर ऑफ ज़ायनिज़्म भी कहा जाता है। 1517 से 1917 तक पैलेस्टाइन यानी फ़िलिस्तीन ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया साम्राज्य के शासन में था, और ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 में सेंट्रल पावर का हिस्सा था, जिसके साथ थे जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। वहीं विपक्षी फोर्सेस में थे यानी अलाइड फोर्सेस में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएस, जापान, इटली। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम या उससे पहले सऊदी अरब का मक्का, मदीना, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया, टर्की, इराक, ये सारे ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने से पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम था साइक्स-पिको एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने यह फैसला किया कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन, उन सब को हम आपस में बांट लेंगे वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद। वहीं 1916 में ब्रिटेन ने अरब वासियों से भी वादा किया कि अगर आप
हमारे तरफ से ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट वॉर के अगेंस्ट रिवोल्ट करोगे तो हम आपके इंडिपेंडेंस में सपोर्ट करेंगे। इस लालच में आके मक्का के शरीफ हुसैन ने ब्रिटेन का साथ दिया और ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, लेकिन बदले में अरब वासियों को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। ब्रिटेन ने इनका वादा पूरा नहीं किया था। बालाफोर डिक्लेरेशन, जो कि इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट का इमीडिएट कॉज था, इस डिक्लेरेशन के तहत ब्रिटेन ने यहूदियों से यह वादा किया कि ब्रिटेन ज्यूस को पैलेस्टाइन में सेटल करेगा। यह डिक्लेरेशन साइन किया गया 2 नवंबर 1917 को, और उस समय जो पैलेस्टाइन का पॉपुलेशन था उसमें 87% मुस्लिम्स थे, 10% क्रिश्चियंस और 3% ज्यूज थे। अरब से उनके इंडिपेंडेंस के लिए सपोर्ट करने का जो वादा था ब्रिटेन का, इसके बावजूद भी ब्रिटेन ने ट्रांस जॉर्डन, इराक और पैलेस्टाइन को खुद के कंट्रोल में रखा, खुद के चार्ज में रखा, जिसे ब्रिटिश मैंडेट कहा जाता है। और वहीं फ्रांस को कंट्रोल मिला सीरिया और लेबनान का। 1922 में लीग ऑफ नेशन ने ब्रिटिश मैंडेट को अप्रूवल दिया। टाइम बढ़ने के साथ साथ पैलेस्टाइन में ज्यूइश लोगों का सेटलमेंट बढ़ता गया, और इसी बीच 1933 में जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर पावर में आए तो एडोल्फ हिटलर ने यूरोप से यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना स्टार्ट किया, उनका मास किलिंग किया, जिसे ज्यूइश हॉलोकास्ट भी कहते हैं। इस डर से कई सारे ज्यूइश अब पैलेस्टाइन माइग्रेट होने लगे थे। ज्यूज का इतना बड़ा माइग्रेशन देखकर अब अरब वासियों को अपने एग्जिस्टेंस का खतरा महसूस होने लगा था। इसलिए अरब्स ने 1936 में ब्रिटेन के विरुद्ध रिवोल्ट कर दिया। इस रिवोल्ट में ब्रिटेन का साथ दे रहे थे जो अभी सेटल हुए थे यहूदी, वो ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। ज्यूज इतना ज़्यादा नंबर में माइग्रेट होने लगे थे कि 1917 में पैलेस्टाइन का ओवरऑल पॉपुलेशन में से 3% या लगभग 4% ज्यूज थे। 3 से 4% से बढ़कर 1947 के एंड तक ये पॉपुलेशन, ज्यूज लोगों का पॉपुलेशन 33% तक हो चुका था। 1918 से 1947, इन लगभग 3 सालों के बीच, 1918 में उस टाइम ओवरऑल पैलेस्टाइन का ज्यूज लोगों का जो परसेंटेज था वो था मात्र 6%, और वहीं 1947 के एंड तक यह बढ़कर 33% तक हो चुका था। वहीं अरब्स और ज्यूस में डिस्प्यूट कंटिन्यू था, जिसे ब्रिटेन अब हैंडल नहीं कर पाया था। इसीलिए ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन का मामला यूनाइटेड नेशंस के हाथों सौंप दिया। यूनाइटेड नेशंस, जिसकी स्थापना 1945 में ही हुई थी, 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने कई सारे देश के वोटिंग के बाद पैलेस्टाइन को 2 स्टेट्स में बांट दिया, जिसमें 55% जो लैंड है वो ज्यूस को मिला और 45% लैंड अरब्स को मिला। अरब्स में मेजॉरिटी में थे मुस्लिम्स और माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस। यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान का जो रेजोल्यूशन था उसके अगेंस्ट वोट किया था इंडिया ने, लेकिन वही मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज थी जो यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान के फेवर में वोट किए थे। बात करेगा जेरूसलम की, तो जेरूसलम को अब इंटरनेशनली कंट्रोल किया जाने लगा, क्योंकि जेरूसलम पे तीनों रिलीजन के होली साइट्स लोकेटेड है। 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था, और 14 मई 1948 से अब इसराइल वजूद में आया, और पैलेस्टाइन, जो हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन जो ऑटोमन एम्पायर के शासन में था, धीरे धीरे ज्यूस लोगों का इतना सेटलमेंट होने लगा कि पैलेस्टाइन को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला। यूएन के पार्टीशन प्लान के बाद पैलेस्टीनियन अरब्स को अब डर लगने लगा था कि हमें हमारे ही ज़मीन से निकाल देने की साजिश की जा रही है। तो पैलेस्टाइन ने इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान के साथ मिलकर इसराइल पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसे फर्स्ट अरब इजरायली वॉर भी कहते हैं। इस वॉर में इसराइल ने अरब्स को हरा दिया। इस वॉर में 7 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियन अपने ही ज़मीन पर रिफ्यूजी बन गए, अपने ही ज़मीन पर बेघर हो गए थे। इस वॉर के बाद इजिप्ट को कंट्रोल मिला गाज़ा स्ट्रिप पे, वहीं वेस्ट बैंक पे कंट्रोल मिल गया जॉर्डन को। इसराइल अब एक्सपैंड करते करते, यूनाइटेड नेशन ने जो 55% लैंड दिया था इसराइल को, अब उसको इसराइल फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के बाद 55% से 75% तक एक्सपैंड कर चुका था। फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में 7 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस के रिफ्यूजी बन जाने के बाद हुआ रिफ्यूजी क्राइसिस, और इसी के फलस्वरूप 1964 में
स्थापना हुई पीएलओ यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका एकमात्र उद्देश्य था इजराइल को बर्बाद करना और फिलिस्तीनी अरब राष्ट्र बनाना अपनी ही ज़मीन पर जिसे इजराइल ने कब्जा कर रखा था। पीएलओ डेडिकेटली एस्टैब्लिश किया गया था। हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन का जो वजूद था उसे फिर से वापस लाने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 1969 में पीएलओ के चेयरमैन के तौर पर सिलेक्शन हुआ यासिर अराफात का। वहीं 1967 में जून के महीने में 5 जून से 10 जून तक चला 6 डे वॉर। इस वॉर में इसराइल ने अचानक से धावा बोल दिया इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन पे, और इस वॉर में इसराइल ने अरब कंट्रीज़ को हरा दिया और उनसे कैप्चर कर लिया। सीरिया से गोलन हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम, इजिप्ट से गाज़ा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला। 1947 में जो इसराइल 55% था, धीरे धीरे फर्स्ट अरब इसराइली वॉर के बाद और 6 डे वॉर के बाद एक्सपेंड करते करते अपना 3 गुना हो चुका था। 6 डे वॉर के पहले ये वेस्ट बैंक का कंट्रोल था जॉर्डन के पास, गोलन हाइट का कंट्रोल था सीरिया के पास, गाज़ा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला का कंट्रोल इजिप्ट के पास था। 6 डे वॉर के बाद सिक्स डे वॉर में इसराइल ने अरब्स को हरा दिया, जिसमें इसराइल ने सीरिया से ले लिया गोलन हाइट, वेस्ट बैंक ले लिया जॉर्डन से, गाज़ा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला ले लिया इजिप्ट से। तो इसराइल की शुरू से यही नीति रही है, धीरे 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 अपना लैंड एक्सपैंड करना। 6 डे वॉर में इसराइल से अपनी खोई हुई टेरिटरीज को वापस पाने की उम्मीद में इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पे अचानक से अटैक कर दिया 6 अक्टूबर 1973 को, और उस दिन ज्यूइश मनाते थे योम किपुर फेस्टिवल, जो कि यहूदियों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इजिप्शियन फोर्सेस सिनाई पेनिनसुला में काफ़ी अंदर तक घुस चुकी थी, वहीं गोलन हाइट में सीरियन फोर्सेस स्ट्रगल कर रही थी। इसराइल ने ज़बरदस्त काउंटर अटैक किया और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और सीरिया से गोलन हाइट फिर से कब्जा कर लिया। सितंबर 1978 में इजिप्ट और इसराइल के बीच एक पीस ट्रीटी साइन की गई, जिसे कैंप डेविड एकॉर्ड 1978 कहते हैं, जिसके तहत इसराइल ने 1982 में इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया और इजिप्ट ऐसा पहला अरब देश बना जिसने इसराइल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री माना। वहीं 1983 में लेबनान ने भी इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली, लेकिन पीएलओ ने अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखा, पॉलिटिकल और टेरर दोनों तरीक़ों से। फिर 1997 में स्टार्ट हुआ फर्स्ट इंतिफादा, द अपराइजिंग। पैलेस्टीनियन लोग अब प्रोटेस्ट में उतर आए, इजरायली गुड्स एंड सर्विस का बॉयकॉट करने लगे, यहाँ तक कि इसराइल को टैक्स पे करने से भी अब इनकार करने लगे। इस इंतिफादा में दोनों एंड में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, जिसमें लगभग 100 इसराइली और लगभग 1000 पैलेस्टीनियन मारे गए। इसी बीच हमास का राइज हुआ। हमास जो कि पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है और इस्लामिक रेसिस्टेंट मूवमेंट है वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में, जो डेडिकेटली इस्टेब्लिश हुआ था हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए। इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि पैलेस्टाइन के अस्तित्व को फिर से वापस वजूद में लाना और इजराइल को बर्बाद करना। ये था हमास का एकमात्र उद्देश्य। 1993 में इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच शांति के लिए एक उम्मीद की किरण दिखी थी, ऑस्लो पीस अकॉर्ड। 1993 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर यिtzhak रैबिन और पीएलओ के चेयरमैन यासिर अराफात ने एक पीस ट्रीटी साइन की। इस पीस ट्रीटी में जो मीडिएटर थे वो थे यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, और उस टाइम के पीएलओ के चेयरमैन थे यासिर अराफात, और उस समय जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे यिtzhak रैबिन। मिडिल ईस्ट में शांति बनाने के लिए इन दोनों को, यासिर अराफात और यिtzhak रैबिन को 1994 में नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस पीस अकॉर्ड के तहत ये डिसाइड किया गया कि आने वाले 5 साल में अब कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा, और पीएलओ ने इसराइल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया। वहीं इसराइल ने पीएलओ को पैलेस्टीनियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव माना। इससे पहले इसराइल पीएलओ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखती थी, और भी कई सारे कंट्रीज़ जो है वो पीएलओ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। 1993 में पीएलओ को पैलेस्टीनियन लोगों का सोल रिप्रेजेंटेटिव और एक नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा मिला यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। बात कर रहे थे फर्स्ट ऑस्लो पीस अकॉर्ड की, तो इस पीस अकॉर्ड के तहत
इसराइल और पैलेस्टीन ने ये एग्रीमेंट किया कि अब इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों अलग अलग, दोनों ऑटोनमस गवर्निंग बॉडीज़ रहेंगे, और वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में पैलेस्टाइन को सेल्फ गवर्नेंस मिलेगा। और इसी के तहत फिर इस्टेब्लिशमेंट हुआ पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी का। लेकिन जब जुलाई 5 सन 2000 को इसराइल और पैलेस्टाइन फिर से सामने आए, ऑस्लो पीस अकॉर्ड में जो बातें की गई थी उनका कंक्लूजन निकालने के लिए, तब कोई भी कॉमन कंक्लूजन नहीं निकला। जब क्वेश्चंस रेज हुए कि फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में जो पैलेस्टीनियंस है उनका क्या होगा, टेरिटोरियल इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तब कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। तो फर्स्ट ऑस्लो पीस अकॉर्ड, जो थोड़ी बहुत शांति की उम्मीद थी, वो भी अब टूट चुकी थी। इसके बाद हुआ सेकंड इंतिफादा, जिसे अल अक्सा इंतिफादा भी कहते हैं। 28 सितंबर सन 2000 को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरन 1000 इसराइली पुलिस को लेकर अल अक्सा मॉस्क पहुंच जाते हैं, मुस्लिम्स को, पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को भड़काने के लिए, क्योंकि अल अक्सा मॉस्क इस्लाम में थर्ड होलीस्ट साइट है। पैलेस्टीनियंस ने अल अक्सा को डिफेंड करने के लिए तुरंत रिएक्ट किया, जिसमें 7 पैलेस्टीनियन मारे गए, और यहाँ से फिर शुरुआत हुई सेकंड इंतिफादा की। 28 सितंबर सन 2000 से 8 फरवरी सन 2005 तक चलने वाले इस सेकंड इंतिफादा में दोनों एंड में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, जिसमें लगभग 1000 इजरायली और 3000 पैलेस्टीनियन मारे गए। अब इसराइल अपनी थिंकिंग और पॉलिसी में थोड़ा चेंज लाने लग रहा था। इसराइल को समझ आ गया था कि अब इस इशू को हम लोग परमानेंटली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इस इशू को, अब इस कन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाए। वहीं गाज़ा स्ट्रिप से इसराइल ने अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया। इस इंतिफादा के ख़त्म होने के बाद पैलेस्टाइन में हुआ लेजिस्लेटिव इलेक्शन, जिसमें हमास की हुई जीत, और अब हमास थोड़ा सा पावरफुल हो चुका था। आगे जाके फिर हमास और इसराइल कई बार आमने सामने भिड़े, कई इनकाउंटर हुआ हमास और इसराइल का। दिसंबर 2008 में पैलेस्टीनियन के रॉकेट फायर के बाद इसराइल ने 22 दिन तक मिलिट्री ऑफेंस रखा गाज़ा में, जिसमें 1400 पैलेस्टीनियन और 13 इसराइली मारे गए। 14 नवंबर सन 2012 को इसराइल ने हमास मिलिट्री चीफ अहमद जबारी को मार दिया, जिसके वजह से फिर हमास और इसराइल में वायलेंस हुआ, जिसमें 150 पैलेस्टीनियन और 6 इसराइली मारे गए। जुलाई अगस्त 2014 में जब हमास ने एक इसराइली टीनेजर को कर लिया था किडनैप, इसके वजह से लगभग 7 हफ्तों तक ये कन्फ्लिक्ट चलता रहा। गाज़ा में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, जिसमें 2200 पैलेस्टीनियन मारे गए गाज़ा में, और इसराइल के 67 सोल्जर्स और 6 सिविलियंस मारे गए थे। मार्च 2018 में पैलेस्टाइन ने कर दिया था प्रोटेस्ट इसराइल के अगेंस्ट गाज़ा के बॉर्डर पे। इस प्रोटेस्ट में 170 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन मारे गए। लेकिन आखिर पैलेस्टाइन और इसराइल चाहते क्या हैं? पैलेस्टाइन चाह रहा है कि 1967 के 6 डे वॉर से पहले पैलेस्टाइन के टेरिटरीज पे जो इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था, उन टेरिटरीज से इसराइल खुद को विड्रॉ कर ले, और वेस्ट बैंक और गाज़ा को इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट का दर्जा मिले। वेस्ट बैंक और गाज़ा में इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट बनाया जाए। पैलेस्टाइन का कहना है कि किसी भी शांति समझौता पे आने से पहले इसराइल अपने लैंड एक्सपेंशन प्लान को रोक दे। पैलेस्टाइन का कहना है कि फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी थे, जो अपने घर खो चुके थे, उनको वापस अपने घर बुलाया जाए, और इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट का कैपिटल ईस्ट जेरूसलम को बनाया जाए। वहीं इसराइल चाह रहा है कि इसराइल को एक ज्यूइश स्टेट, यानी एक यहूदियों का देश माना जाए। जेरूसलम, जिसको इंटरनेशनली कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि जेरूसलम में क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और इस्लाम के होली साइट है, तो इसराइल चाह रहा है कि यरूशलेम पे उस पूरा का पूरा अथॉरिटी उसका हो। इसराइल का कहना है कि फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में जो पैलेस्टीनियन थे, जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी थे, उनको इसराइल वापस आने का अधिकार नहीं है, वो पैलेस्टाइन वापस जाएंगे। इन सब के अलावा इसराइल कुछ बड़ा सोच रहा है। इसराइल का एक मेगा प्लान है ग्रेटर इसराइल बनाने का। इस प्लान के तहत इसराइल अपने फोर्सेस के बल पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, इजिप्ट, सऊदी अरब, इराक, सीरिया और टर्की, लेबनन, देन जॉर्डन, ये सारे कंट्रीज़ के काफ़ी पोर्शन पे इन्वेड करना चाहता है। तो ये है इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का प्लान। लेकिन 2021 में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इसराइल और गाज़ा में इतना वायलेंस हुआ? ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम के पड़ोसी शेख जर्राह में कुछ फ़िलिस्तीनी परिवार रह रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी से।
लगभग 5 दशक से इन पैलेस्टीनियनों की ज़मीन पे इसराइल के यहूदी गैर कानूनी तौर से अपना दावा कर रहे हैं। अक्टूबर 2020 को जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शेख जर्रा के 6 पैलेस्टीनियन फैमिली को, जो जनरेशन से रहते आ रहे थे अपने उस ज़मीन पे, उनको अपना घर खाली कर देने के लिए ऑर्डर दिया, ताकि इन ज़मीन पे ज्यूइश लोग सेटल हो सके, वो भी गैर कानूनी तौर से। अक्टूबर 2020 के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद पैलेस्टाइन के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया इजरायली पुलिस और जो ज्यूइश सेटल हो रहे थे उनके अगेंस्ट। जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पैलेस्टीनियन परिवारों को अपने घर खाली करने के लिए 2 मई 2021 तक का आखिरी टाइम दिया था। इसराइल पैलेस्टीनियंस को जेरूसलम से फोर्सफुली निकालकर जेरूसलम में सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को सेटल करना चाह रहा है, और शेख जर्रा में पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ के एक्सपल्शन के बाद, ये तो इसराइल की पॉलिसी रही है, इसराइल का ये एक्सपेंशन प्लान रहा है, शुरू से इसराइल की यही नीति रही है, अपने लैंड को एक्सपेंड करना, चाहे कितना भी वायलेंस हो, बस एक्सपेंड करते जाना। अप्रैल 2021 के एंड में पैलेस्टाइन का ज्यूइश लोगों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट थोड़ा अग्रेसिव हो चुका था। ये प्रोटेस्ट करने के लिए कई सारे पैलेस्टीनियंस, जिनकी फैमिलीज़ को कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, अब उन पैलेस्टीनियंस को इजरायली पुलिस ने डिटेन कर लिया। इस प्रोटेस्ट के दौरान रमज़ान मंथ में इजरायली पुलिस और पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स लोगों के बीच कई बार आमना सामना हुआ, और ये प्रोटेस्ट अब ज़्यादा ही अग्रेसिव हो चुका था। रमज़ान मंथ का लास्ट फ्राइडे मुस्लिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है। फ्राइडे की नमाज अटेंड करने के लिए लगभग 10,000 पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स अल अक्सा मॉस्क में इकट्ठा हुए थे। इसी दिन चल रहे प्रोटेस्ट में पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स और इजरायली पुलिस के बीच फिर से भिड़ंत हुई। इजरायली पुलिस ने रबर कोटेड बुलेट से फायरिंग किया, और जवाब में पैलेस्टाइन वासियों ने इसराइल पे भीषण रूप से पत्थर बरसाए। इस क्लैश में 205 पैलेस्टीनियंस और 17 इजरायली पुलिस इंजर्ड हो गए। अल अक्सा मॉस्क में 1 वीक के वायलेंस के बाद इजरायली पुलिस ने फिर से रबर बुलेट फायर किया, टीयर गैस और साउंड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। इस फायरिंग में 300 पैलेस्टीनियंस और 20 इजरायली पुलिस घायल हुए। हमास ने इसके बाद अनाउंस करते हुए कहा कि अब बहुत टाइम दिया हमने इसराइल को अल अक्सा मॉस्क और शेख जर्रा से अपनी फोर्सेस को हटा देने के लिए। हमास को लगा कि इसराइल अब इंतहाई सितम कर रहा है, और इसी के फलस्वरूप हमास ने गाज़ा से इसराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया, और हमास के जवाबी हमले में इसराइल ने भी गाज़ा पे एयर स्ट्राइक कर दिया। अब यहाँ से दोनों एंड में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस बढ़ता गया। 8 से 9 दिन तक यह वायलेंस दोनों एंड पे चला। गाज़ा में कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, 13 मंजिला 12 मंजिला बिल्डिंग बर्बाद हो गई। वहीं इसराइल को भी काफ़ी क्षति पहुंची। 16 मई को पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स का कहना है कि उनके 42 लोग मारे गए, जिसमें 10 बच्चे भी थे। 18 मई को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी का कहना है कि गाज़ा में 450 बिल्डिंग बर्बाद हो गए, और लगभग 52,000 पैलेस्टीनियन को अपना घर छोड़ना पड़ा। 19 मई को इसराइल का कहना है कि गाज़ा ने इसराइल पे लगभग 4,000 रॉकेट लॉन्च किए थे। हालांकि इसराइल ज़्यादातर रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर चुका था। और 19 मई को यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने दोनों साइड से अपील की कि इस वायलेंस को डीएस्केलेट कर दिया जाए। 20 मई को इजरायली अथॉरिटीज़ का कहना था कि इसराइल के 12 लोग मारे गए और 160 मिलिटेंट्स। वहीं गाज़ा में 230 पैलेस्टीनियंस मारे गए, जिसमें 65 बच्चे और 39 महिलाएं थीं। 1700 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन घायल हुए। फाइनली 20 मई 2021 को इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज़ फायर अनाउंस किया, और इस अनाउंसमेंट के बाद दोनों एंड पे वायलेंस रुक गया। मई 2021 में इसराइल और गाज़ा में वायलेंस के बाद इंडिया, चाइना, यूएस, यूके, इजिप्ट और रशिया सपोर्ट करने लगे 2 स्टेट सॉल्यूशन देने के लिए, ताकि आगे और कभी ये कन्फ्लिक्ट ना हो। 2 स्टेट सॉल्यूशन बेस्ड है यूनाइटेड नेशन के 1947 वाले रेजोल्यूशन पे, जब यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन को डिवाइड करने के लिए एक रेजोल्यूशन बनाया था। ये 2 स्टेट सॉल्यूशन उसी रेजोल्यूशन पे आधारित है। क्या है ग्लोबल स्टैंड इस कन्फ्लिक्ट पे, किस देश का क्या है कहना? जर्मनी कह रही है कि इसराइल को पूरा अधिकार है खुद को डिफेंड करने का। वहीं टर्की का कहना है कि मुस्लिम नेशंस एक कड़ा सबक सिखाएं इसराइल को।
यूएस इसराइल को बैक करते हुए कहता है कि इसराइल को पूरा अधिकार है खुद को डिफेंड करने का। वहीं रशिया ने दोनों साइड से अपील की इस वॉयलेंस को डीएस्केलेट करने के लिए, और इसराइल से अपील करते हुए कहा कि इसराइल अपने लैंड एक्सपेंशन प्लान को रोक दे। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने भी दोनों साइड से अपील की कि इस वॉयलेंस को रोक दिया जाए, लेकिन हमास के एक्शन की निंदा की। वहीं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में से ईरान और सऊदी अरब पैलेस्टाइन के सपोर्ट में है। कनाडा भीषण चिंता जता रहा है इसराइल के लैंड एक्सपेंशन प्लान को लेकर। वहीं इराक, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, कतर, यूएस, इंग्लैंड, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, टर्की, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यमन, कुवैत, इंडोनेशिया, इटली, स्पेन, साउथ अफ्रीका और कई कंट्रीज़ में हजारों हजार सिविलियंस सड़कों पर आ चुके थे प्रोटेस्ट करने के लिए और पैलेस्टाइन के सपोर्ट में खड़े होने के लिए। G20 मेजर कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो 9 ऐसे देश है इंक्लूडिंग इंडिया जो रिकॉग्नाइज़ करती है पैलेस्टाइन के स्टेटूड को। वहीं 11 कंट्रीज़ जो है वो पैलेस्टाइन के स्टेटूड को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है। वर्ल्ड के लगभग 83% कंट्रीज़ इसराइल को एक सोवरेन स्टेट, एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानती है और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मेंटेन करती है। खेल जगत की अगर बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ्रेंच मिडफील्डर पॉल पोग्बा और उनके साथी खिलाड़ी अमाद डियालो नजर आए ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में पैलेस्टीनियन फ्लैग के साथ पैलेस्टाइन का सपोर्ट करते हुए। वहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग के ही एक दूसरे टीम लेस्टर सिटी के प्लेयर हमजा चौधरी और उनके साथी खिलाड़ी भी नजर आए पैलेस्टाइन फ्लैग के साथ। जर्मनी के मिडफील्डर मेसट ओजिल, स्पेनिश मिडफील्डर सेंटी कजोरला, चिलियन मिडफील्डर सेजार कोर्टेज, फ्रांस के मिडफील्डर फ्रांक रिबेरी, पोर्टुगल के लेजेंड द ग्रेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लिवरपूल के स्ट्राइकर साडियो माने, मोहम्मद साला, अल्जीरिया के स्ट्राइकर रियाद माहरेज, इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज सैम बिलिंग्स और भी कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन और सेलिब्रिटी आज पैलेस्टाइन के सपोर्ट में खड़े हैं। बात करें अगर इंडिया के स्टैंड की, इंडिया का क्या कहना है इस पूरे कन्फ्लिक्ट पे। जब 1947 में यूनाइटेड नेशन ने पार्टीशन प्लान दिया था पैलेस्टाइन का, इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया था इंडिया ने। हालांकि 1950 में इंडिया ने इसराइल को एक देश का दर्जा दिया। इसराइल ने इंडिया की हेल्प भी की। 1971 में जब इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर किया था बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए, उस टाइम इसराइल ने इंडिया की हेल्प की थी आर्म्स के ज़रिए। 1974 में इंडिया एक पहला नॉन अरब देश बना जिसने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पैलेस्टीनियन लोगों का सोल रिप्रेजेंटेटिव माना। 1988 में इंडिया कुछ देशों में से था जिसने पैलेस्टाइन के स्टेटहुड को पहचाना। फिर 2011 में भी इंडिया ने पैलेस्टाइन की मदद की यूनेस्को के परमानेंट मेंबर बनने में। 2014 में जब गाज़ा में वायलेंस हुआ था तो इंडिया ने फेवर किया था यूएनएचआरसी के रेजोल्यूशन पे। यूएनएचआरसी का जो कमीशन था इसराइल के ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, इसके फेवर में इंडिया ने वोट किया था। लेकिन फिर 2015 में इंडिया ने खुद को रोक लिया इसराइल के अगेंस्ट वोट करने से। इंडिया ने फिर सितंबर 2015 को पैलेस्टाइन की हेल्प की यूनाइटेड नेशंस के प्रीमिसेस में पैलेस्टीनियन फ्लैग को इंस्टॉल करने में। सन 2018 में इंडिया दोनों कंट्रीज़ इसराइल और पैलेस्टाइन से रिलेशन को डीहाइफिनेट कर चुका था, यानी अब दोनों नेशंस के साथ इंडिया इंडिपेंडेंटली और एक्सक्लूसिवली रिलेशन रखेगा और उनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेगा। दिसंबर 2019 में इंडिया ने अमेरिका के डिसीजन के अगेंस्ट वोट किया। अमेरिका का डिसीजन था कि जेरूसलम को रिकॉग्निशन मिले एज द कैपिटल ऑफ इसराइल, लेकिन इंडिया और कई सारे कंट्रीज़ का ये मानना है कि इसराइल का कैपिटल जेरूसलम नहीं बल्कि तेल अवीव है। मई 2021 में जो वायलेंस हुआ इसराइल और गाज़ा में, उसके बाद इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टेटमेंट है उसके तहत इंडिया ने हमास के एक्शन की निंदा की और वहीं इसराइल के एक्शन को रिटेलिएटरी एक्शन बताया, सेल्फ डिफेंस एक्शन बताया। वहीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के स्टेटमेंट में इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंडिया ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। तो आज इसराइल और पैलेस्टाइन कहाँ किस हाल में है? पैलेस्टीनियन लोग वेस्ट बैंक और गाज़ा में रह तो रहे हैं, लेकिन इन पे एक्सटर्नली कंट्रोल रहता है इसराइल की मिलिट्री का। पैलेस्टीनियन लोग वेस्ट बैंक और गाज़ा में है, लेकिन इनका कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं है, इनका कोई भी अथॉरिटी नहीं है। बात करें अगर गोलन हाइट्स की, तो गोलन हाइट्स भी आज के टाइम
इजराइल के कंट्रोल में है। पैलेस्टाइन जो हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन था ऑटोमन एम्पायर के शासन में, जिसमें 100% अरब्स थे। बालाफोर डिक्लेरेशन साइन होने के बाद धीरे धीरे ब्रिटेन ने ज्यूस लोगों को पैलेस्टाइन में सेटल किया। धीरे धीरे ज्यूस की तादाद बढ़ती गई, जिसकी वजह से अरब्स और ज्यूस में काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद ब्रिटेन ने इस मामले को, पैलेस्टाइन के क्वेश्चन को यूनाइटेड नेशन के हाथों सौंप दिया। यूनाइटेड नेशन ने फिर पैलेस्टाइन को 2 स्टेट में बांटा, जिसमें मात्र 45% अरब्स को मिला, यानी 100% जो पैलेस्टाइन था, हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन प्लान के बाद 1947 में अब मात्र 45% बच गया। फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में 1948 के बाद इसराइल ने और भी एक्सपेंशन किया, पैलेस्टीनियन लोगों के ज़मीन पे कब्जा किया। फिर 6 डे वॉर में भी और ज़्यादा एक्सपेंशन किया। धीरे धीरे इसराइल एक्सपैंड होते गया, पैलेस्टाइन श्रिंक होते गया। 6 डे वॉर के बाद भी इसराइल ने अपना एक्सपेंशन कंटिन्यू रखा और 2020 के डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्टेड प्लान के मुताबिक हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन जो पहले 100% था ऑटोमन एम्पायर के अंडर, अब मात्र 15% बच चुका था। और आज 2021 में हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन मात्र और मात्र 12 से 13% है। जो हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन 100% था, धीरे धीरे पैलेस्टाइन श्रिंक होते गया, इसराइल एक्सपैंड होते गया और आज के टाइम में मात्र 12 से 13% पैलेस्टाइन बचा हुआ है। पैलेस्टीनियन अपने ही ज़मीन पर रिफ्यूजी बन गए, अपने ही घर से बेघर हो गए और आज भी कई सारे पैलेस्टीनियन एज ए रिफ्यूजी रहते हैं। उनका कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है, उन पे इसराइल का मिलिट्री कंट्रोल रहता है। तो ये था इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट की स्टोरी का अंत। मैं आशा करता हूँ कि ये कन्फ्लिक्ट आपको समझ में आया होगा। आपके काम अगर ये वीडियो आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर तो बिल्कुल ही करें। अपने हर जानने वालों तक इस वीडियो को ज़रूर 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 पहुँचाएँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चूँकि यह विषय काफ़ी संवेदनशील था, इसमें इन्वॉल्व थे 3 रिलीजन, तो अगर धार्मिक संदर्भ में अगर मुझसे बोलने में कोई गलती है तो उसके लिए मैं इंतहाई माज़रत चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुबारक हुसैन आप सबसे अलविदा लेता हूँ। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद। खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, गुलशन तेरा आबाद रहे।